जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सी टेट एग्जाम के पहले एक ऐसी वीडियो दोस्तों जो यूट्यूब पर पहली बार एग्जाम में 75% क्वेश्चंस तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सी टेट एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर पूछता है। तो 2011 से अब तक के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। यहां पर एनवायरमेंट स्टडीज के हम क्विक फास्ट कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, चित्र के साथ हमने लिए हैं। तो आइए 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चंस हम सुपर फास्ट में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहां से आए थे? आपको जवाब देना है। तो अगर मिर्च की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? सी के साथ लॉक हो जाएगा। याद रहे, दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई और भिंडी को जो है लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका का श्रेय जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मिर्च के लिए हमें क्या मारना है? दक्षिण अमेरिका मारना है। अगला क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? हम जीरो से उठा रहे हैं। सीटेट में यही क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। मेरा वादा है मैं वही पढ़ाता हूं जो एनसीईआरटी में एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है ईमानदारी से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चित्रात्मक वीडियो है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधा क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं, यह पौधा होता है। बहुत से लोगों ने देखा था लेकिन उसका नाम नहीं पता था, तो आज आपको पता भी हो गया कि यही कैक्टस पौधा है। इसमें अगर कोई घोंसला रखता है तो वो है फाख्ता रखता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। बोलो क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड का क्या क्वेश्चन है? थर्ड आपसे दोस्तों कुछ कह रहा है, कह रहा नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व सबसे ज्यादा होता है? आपको यहां पर लॉक करना है। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू और आंवला आलू टमाटर। तो इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, गुड़ वाला ऑप्शन आपको चुनना है। और गुड़ वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है। अब बात यहां पर आती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको जवाब देना है, फटाफट बताइएगा। आंवला पालक गुड़ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पालक में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा लौह तत्व। लौह का मतलब Fe होता है और Fe की बात करें तो गुड़ में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ये सी टेट के वो क्वेश्चन हैं जो रीढ़ कहे जाते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, अगर आपने यहां पर वीडियो छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि या तो आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा या तो आपको कोई ऑप्शंस दूसरा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट कुछ नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा सी टेट को क्रैक करने का। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में मच्छरों के द्वारा अगर कोई फैलेगा तो भैया डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ही फैलेगा, क्योंकि हैजा नहीं फैल सकता, एचआईवी एड्स नहीं फैल सकता, एचआईवी एड्स फैल नहीं सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक हो जाएगा। डेंगू वायरस से होता है, मलेरिया किससे होता है कमेंट कीजिएगा, प्रोटोजोन रोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना ज्यादा पूछा जाता है, आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। कहता है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? अभी बड़े बड़े पेडागोजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो भी हम कराएंगे। देखिएगा, नारियल की बात करें तो केरल, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा। अगर हम केरल की बात करें तो केरल कुछ रहा यहां पर मानचित्र में, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र को देखते चलिए। केरल ये है, तमिलनाडु ये है, कर्नाटक ये है, आंध्र प्रदेश ये, तेलंगाना ये, महाराष्ट्र ये है, साथ में गोवा ये है, क्योंकि आपके मानचित्र से क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं कराऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह क्वेश्चन पेडागोजी का क्वेश्चन है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है? कमेंट कीजिएगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह दोस्तों मिथक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। अगला, बाला का पूरा रूप क्या है? कमेंट करना है, बाला का पूरा रूप क्या है? अब देखिएगा, ये बाला बाला आप लोग कहते होगे यार सर ये बाला क्या है, तो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं
और इंग्लिश में भी बता देता हूं। कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करना है। पहले तो आप हिंदी में जान लीजिएगा, पहले आप हिंदी में जान लीजिएगा कि ये बाला क्या है। तो बाला जो है ये कहलाता है अधिगम, क्या, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा। अब अगर इसकी इंग्लिश जानना चाहोगे तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, याद रखिएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहा जाता है। एड का मतलब यह है सहायक, जिसको सहायता कहा जाता है। आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये स्कूलों के लिए है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट, बिल्डिंग इन स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से यूज होने वाला एक शब्द है जो बाला यूज होता है। चलिए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जवाब दीजिएगा, क्या होगा? लॉक करना है। 8वां क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए अगर आकलन करना है तो निर्धारण मापनियों का यूज करना पड़ेगा। निर्धारण मापनियों का मतलब होता है कि जो शिक्षण कार्य में एक स्कूल में निर्धारण की गई मापन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो निर्धारण मापनियां हैं उसको लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? यानी हम लोगों से 4 गुना अधिक दूरी कौन देख सकता है? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध? आपको लॉक करना है। अगर अच्छा लग रहा हो, मेहनत मेरी साकार अगर होनी है तो बस आपसे होनी है, क्योंकि सिलेक्शन मुझे आप देंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों में यह बता दें कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी भी एक चैनल है जो टीचर बनाता है। चील, गरुड़, गिद्ध हो जाएगा। अगर आपको देखना है चील, गरुड़, गिद्ध हो या बाज हो तो यहां पर कुछ ऐसा चित्र देखने को मैं तीनों बता देता हूं। इनकी इतनी तीक्ष्ण नजर होती है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी का देख लेते हैं। अगर हम लोग थोड़ी दूर का देख पाएंगे तो वो 4 गुना अधिक दूरी का देख लेंगे। क्वेश्चन देखिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे आपकी शिफ्ट में। 10वां कह रहा है कि कक्षा इतने इतने की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? अब देखिएगा, क्या ऐसे पौधे देखे थे, यानी हम अगर अपने बाबा से पूछें कि क्या आपने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं, तो यहां पर आपको लॉक करना है। अगर आप यहां पर लॉक करेंगे तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है ऐसा है जो संभावना नहीं है? तो दोस्तों यहां पर प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आजकल के रूप में अगर वो पौधे होंगे ही नहीं तो ये बताओ हम प्रयोग कैसे करेंगे? चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति उजागर कर सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुओं को बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षक का इन चारों ऑप्शन में कौन सा अभिप्राय नहीं है? कौन सा ऑप्शन वो शिक्षक नहीं चाहता है? बाद बाकी 3 चाहता है। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। बताइए, कमेंट कीजिएगा 11 नंबर का आंसर क्या होगा। बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही होना है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये हो सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, क्या ये हो सकता है? बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, क्या ये हो सकता है? अब देखिएगा, इसमें से कौन सा अभिप्राय नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। भाई, रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भाई जो बना लेगा तो वो ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से बाद बाकी बच्चों में हीन भावना आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी में, ईवीएस में आते हैं। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। तो इससे बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि बच्चे की डेली लाइफ से वो भाषा जुड़ी होनी चाहिए जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में हो। क्लियर है? आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर एग्जाम में आए या ना आए, आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीटेट ऐसा ये क्वेश्चन डाले ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों से पूछा गया तो बच्चा परेशान हो गया, क्योंकि बच्चा जो पढ़ के गया था वो ऑप्शन में मिला नहीं। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं मिला और क्या है इस क्वेश्चन की खासियत। पचौमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है
जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पचोमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए जाना जाता है, जिसे भी पचोमपल्ली ही कहा जाता है। यह कस्बा किस राज्य के भाग का एक हिस्सा है? पचोमपल्ली पचोमपल्ली बार बार अगर आए तो पचोमपल्ली एक्चुअल में ये आंध्र प्रदेश का एक पार्ट है। बहुत से बच्चे कहें कि सर आंध्र प्रदेश क्यों नहीं ऑप्शन में आया। आंध्र प्रदेश दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश एक्चुअल में नहीं है तो तेलंगाना आप मारेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो क्या दिक्कत है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश पहले एक ही हुआ करते थे। अब आज तेलंगाना अलग हो गया तो इसका मतलब क्या दिक्कत है? क्या नहीं, आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश मारिए, तेलंगाना है तो तेलंगाना मारिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो पचोमपल्ली अगर आ जाए तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश आपको ठोकना है, बात एक ही है। चलिए, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो बताइए दोस्तों, यह कौन सा राज्य है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 से लेकर, यानी हम ऊंची ऊंचाई की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे, ये सिंपल सी बात है, यहां पर बांस यूज हुआ है। और अगर बांस यूज हुआ है तो बांस का मतलब है कि जहां पर पानी ज्यादा बरसेगा, जहां पर पानी ज्यादा बरसेगा तो हम यहां पर ऐसे ऑप्शंस को ले लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? असम में बांस का प्रयोग होता है, असम में बांस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है, नहीं पता है तो जान लीजिएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। असम को देखना है तो असम ये रहा। असम की राजधानी क्या होगी? दिसपुर हो जाएगी। मेघालय की क्या होगी? शिलांग हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर या मणिपुर? 215 नंबर का जो आंसर है वो क्या चला जाएगा? मणिपुर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। याद रखना है आपको, मणिपुर आपको लॉक कर लेना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ ये क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? नमूना आप समझते हो, पैटर्न, एक नमूना। जैसे बाहर गए, बोला कि घर में एक साड़ी दिखानी है, हमें साड़ी लेने जाना है, तो एक नमूना ले आए। या कोई भी अगर आता है, अगर आप एक शॉप खोल के बैठे हैं या बैठी हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट देने आता है तो उसका एक नमूना दिखाता है पहले, बाद में आपको अच्छा लगता है तो आप लेते हैं। आइए देखते हैं 16 नंबर का जो आंसर अगर आप मार रहे हो, क्या सी मार रहे हो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होता यदि जलचक्र होता ही नहीं? विविध सोच का, अब विविध सोच का एक आकलन, अब यहां पर बाष्पीकरण में देखिएगा जलचक्र के 5 लाभ लिखिए। अब विविध सोच तो हो नहीं सकती इससे। जलचक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, इतना नहीं हो सकता। सोपानों की सूची बनाइए, नॉर्मल है। क्या होता, अगर मैं कहता क्या होता तो बच्चा अपने शब्दों में बोलेगा। तो यही क्या है? विविध सोच का आकलन करने के लिए एक नमूना होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन से ऐसे समूह की बात करेंगे जो राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? आपको लॉक करना है, आपको चित्र नहीं देखना है, कतई नहीं चित्र देखना है, चित्र नहीं देखना है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब एंड लास्ट वन हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश क्या करेगा जाके? पास में है ही नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर वाला उत्तराखंड भी नहीं करेगा और राजस्थान भी नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखिएगा ये रहा आपका पंजाब और ये रहा हिमाचल प्रदेश, बाद बाकी दूर दूर से कोई राज्य का हिस्सा है ही नहीं, किस्सा है ही नहीं। आंसर हमारा सी चला जाएगा। एक क्वेश्चन 18 नंबर जो काफी विवादों में रहा है, 18 नंबर बिल्कुल सही आंसर बता देते हैं, जो आयोग मारता है वही आपको मारना है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। भाई गलत बात है, वीडियो लाइक नहीं किया है, यही थोड़ा सा हमारे लिए कष्टदायी होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलवायु के कारण बहुत से बच्चे मारते हैं, बहुत से किताबों में भी लिखा होता है, लेकिन आप आयोग की बात मानोगे तो आयोग तो आंसर ए ही मारता है, तो इसलिए ए ही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आपको लॉक करना है।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अगर आप ऑप्शन नंबर डी मार रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और आपके माइंड को चेक करते हैं। आप हो होशियार, आइए चलिए चेक कर लेते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। 20 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। कहता परिवार एक इकाई होता है, गलत बात है। परिवार केवल एक ही इकाई होता है, नहीं, कई प्रकार की इकाइयों की बात होती है, जिसमें 2 प्रकार की बात होती है मिनिमम। एक संयुक्त परिवार होता है और एक कैसा होता है बताइए, एक होता है एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादी दादा सब कुछ होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल एक प्रकार में नहीं बांटा जा सकता। 21 नंबर अगर ना आए एग्जाम में सीटेट में तो सीटेट का एग्जाम ही बेकार है होना। घटपर्णी पौधा जिसको नेफेंथिस कहा जाता है, जिसको पिचर प्लांट कहा जाता है, जो एक मांसाहारी पौधा है। घटपर्णी पौधा क्या करता है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आपको जवाब देना है। मैं आपको सीधे आंसर पर ले चलता हूं। घटपर्णी पौधा जो होता है वो मांसाहारी होता है, कीड़े मकोड़े को खा जाता है दबाकर, चूहे को खा जाता है, मेढक को भी यहां तक खा जाता है। इसलिए मेढकों और कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से खा जाता है। ये कहां पर पाया जाता है अगर एग्जाम में ये पूछे तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये दोस्तों अपनी भूख को मिटाने के लिए नहीं, ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ये बात दिमाग में बैठा लेना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, आपको लॉक करना है, प्रश्न करना है, बताइए, जवाब दीजिएगा। लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। 22 नंबर का जो आंसर होगा वो चला जाएगा किसके साथ? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर जिज्ञासा नहीं बढ़ाएंगे तो भैया फिर उसका मतलब ही क्या है पढ़ाने का। चेराव नाच कहां के लोग करते हैं? 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है। चेराव नाच कहां के लोग करते हैं? चेराव नाच करते हैं कहां के? मिजोरम के लोग करते हैं क्या? जवाब दीजिएगा। 23 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही बात है, मिजोरम के करते हैं। और अगर मिजोरम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो मिजोरम राज्य रहा ये वाला। राजधानी है आइजोल, आपको याद रखना है। आंसर हमारा क्या जाएगा? डी के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, सांप से क्वेश्चन आता ही आता है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। बिल्कुल सही बात है, नाचता है, नागिन डांस। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? यानी सांप जो है क्यों नचता है? सांप इधर उधर अपनी मुंडी को क्यों हिलाता है? जब बीन बजती है तब। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, या फिर वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। कान एक्चुअल में होते नहीं है सांप के, तो ध्वनि तो सुन नहीं सकता। वाद्य यंत्र के कंपन को सुनकर महसूस करता है और फिर जो है अनुक्रिया करता है। इसलिए ये वाला विकल्प क्या है? सांप के लिए सही हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना। अगला 25 नंबर एग्जाम में ना आए तो मजा ही नहीं है। फिर 25 नंबर तो आना ही आना है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह अपने जीवन में, मैं अपने आप से एक और फैक्ट जोड़ रहा हूं, यह अपने जीवन में 8 से 9 पेड़ को बदलता है। 8 से 9 पेड़ पर अपनी लाइफ को खत्म करता है। ठीक है ना? पत्तियां खाता है, इसलिए उस पेड़ की पत्तियां नहीं रहती हैं तो यह पेड़ बदल देता है। और याद आपको यह रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्लॉथ हो जाएगा। स्लॉथ एक बहुत ही आलसी जानवर है जो अपना जीवन का लगभग कितना परसेंट हिस्सा, 90 से 92% हिस्सा या उससे भी ज्यादा हिस्सा काट देता है पेड़ों पर, क्योंकि 17 घंटे लटकता है। भारत में बिहार, एक और पॉइंट और याद रखना है, स्लॉथ जब उतरता है पेड़ के नीचे यानी 7 दिन में केवल एक बार उतरता है और केवल सौंच के लिए उतरता है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है?
जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, आपको जवाब देना है। तो भारत के सापेक्ष अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, देखिएगा बिहार के सापेक्ष, यानी बिहार के सापेक्ष हमें बिहार पे खड़े हो जाना है। और बिहार के सापेक्ष अगर हम जम्मू को देखेंगे तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये है नॉर्थ, और इधर इधर क्या है, ईस्ट और वेस्ट, यानी ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और कहता है फिर गोवा, बिहार से फिर हमें गोवा आना है, तो पश्चिम और दक्षिण, है ना। तो मुझे लगता है कि आंसर सी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें बिहार से पहले जाना था इधर, और इधर वाला जो हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम है और इधर वाला हिस्सा है दक्षिण पश्चिम है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंसर सी लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 27, निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। 27 नंबर का आंसर आपको लॉक करना है, तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। अब देखिए स्थान, दूरी और दिशा अगर आपको करोगे तो ये बताओ स्थान, दूरी, दिशा किसमें होगा, बताइए, कमेंट करिएगा जरा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, बिल्कुल सही बात है। अब मानचित्रण कौशल में जो बच्चा यहां पर क्या है, मानचित्रण कौशल में, अच्छा आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज तो क्लियर है, ठीक है। हाँ, चित्रण कौशल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। चित्रात्मक तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से बच्चों को किताबों में अलग देखने को मिलता है। 29 आपको स्क्रीन पर ये रहा, 29 आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा रहा, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में अवस्थित है, आपको कमेंट करना है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं 29 क्वेश्चन की, तो ये गुजरात हो जाएगा, और गुजरात यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करने का रिवाज है, तो स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम कृषि। और झूम खेती जो होती है, क्या झूम जो खेती होती है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होती है, पूर्वोत्तर राज्य में होती है, जिसमें जंगलों को जलाकर कर दिया जाता है नष्ट और करते हैं खेती। तो उत्तर पूर्वी राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो ये ऐसी गैसेज जो पृथ्वी के टेम्परेचर को, क्या पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सारी गैसेस क्या होती हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। 32 रेगिस्तान से क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ठंडे रेगिस्तान की अगर मैं बात करूं, मानसून इसलिए प्रभावित नहीं करते क्योंकि यह वृष्टि छाया का एक पार्ट है। आंसर हमारा बी चला जाएगा। 33 ताजमहल से क्वेश्चन पिछले 3 सालों से परमानेंट आ रहा है, आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, तो ताजमहल के पीले होने का कारण सिंपल सा है, एसिड रेन है। क्या है, एसिड रेन है। और ये एसिड रेन दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर क्लोरीन में से SO2 आपको याद रखना है, SO2 आपको याद रखना है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर काम करती है, लेकिन SO2 HNO3 आपको याद रखना है। फिलहाल सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गोलकंडा किला किसने बनवाया, गोलकंडा किला जो है काकतीय राजवंश ने बनवाया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, कमेंट कीजिएगा फटाफट, दिमाग लगाओ, आंसर क्या होगा। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी। हमारे दिल से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल, क्योंकि आप जैसे वीर वीरांगना दिए, मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, क्योंकि हम और आप मिलकर बदलेंगे इस देश को। लव यू गाइस। 35 नंबर का आंसर क्या होगा भाई, कौन आएगा, हम लोग ही तो बदलेंगे। हम लोग अगर गंदा करेंगे तो हम लोग साफ भी करेंगे। 35 नंबर आंसर क्या होगा, गाजर, चुकंदर और मूली, यही एक ऐसे हैं जो जड़ों के समूह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 क्या है, जवाब दीजिएगा। 36 आपके स्क्रीन पर है, आपको क्वेश्चन में लॉक करना है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है,
अदिश राशि जिसमें कोई दिशा नहीं होती है क्या? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 36 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती। ये क्वेश्चन आया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। और बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई कोई माध्यम है, प्रकाश की किरण आई और गुजर नहीं सकती, वापस हो गई या नहीं गुजर पाई, तो उसको अपारदर्शी कह दिया जाए। पारदर्शी का मतलब होता है दिखाई, यानी इधर से उधर का दिखाई देना। जैसे आप बैठे हो घर में और आपके घर में शीशा लगे हैं और आप इधर से उधर देख लेते हो या देख लेती हैं आप, तो है ना, और आप बाहर से जाते हो तो नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है ये अपारदर्शी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? 6 विषयों में से एक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है, बहुत ट्रेंड करता है। चीजें कैसे काम करती हैं, यही आंसर आपको मारना है दोस्त। एनसीएफ 2005 में यही जो है सुझाया गया था। पहली बात तो एनसीएफ में अगर देखा जाए, पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में इनको रखा ही नहीं गया पर्यावरण में, लेकिन अगर एनसीएफ 2005 में अगर सुझाया गया है तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। 39 नंबर, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तोरांग का अर्थ क्या होता है? तोरांग का अर्थ होता है जंगल, क्वेश्चन में ही है। तोरांग का अर्थ होता है जंगल, और जंगल कहां कहा जाता है यह क्वेश्चन पूछा है। नीचे दिए गए एक राज्य में जंगल, यानी जंगल को, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, और ये फॉरेस्ट को कहा जाता है जंगल, हम लोग कहते हैं, लेकिन वहां एक ऐसा राज्य है जहां तोरांग कहा जाता है इस जंगल को, वो राज्य है झारखंड। आंसर हमारा ए चला जाएगा। झारखंड को अगर देख लें तो बताइए कौन सा झारखंड है? झारखंड ये रहा जो बिहार से अलग हुआ, या बिहार अलग हुआ। झारखंड की राजधानी है रांची और बिहार की राजधानी है पटना। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो अगर आप कहो कि पेड़ों के संरक्षण अगर आप करोगे, संवेदनशील बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, सुषमा चाहती है, सुषमा एक अध्यापिका है और प्रिय अध्यापिका ये चाहती है कि भाई संवेदनशील बनाया जाए बच्चों को, कि पेड़ संरक्षण के बारे में बच्चे जाने, तो उनको एक पौधे को पोषित करने में आप मदद करेंगे। 41, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके आस पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिकतम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? बताइएगा। शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? 41 नंबर का आंसर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा कि यहां पर समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाए। बताइएगा, अवसर प्रदान किया जाए तो ये पॉजिटिव है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के संबंध में सीखने में मदद मिलेगी, पॉजिटिव है। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने के साथ साथ काम करने में सक्षम बनाया जाए, चलिए देखते हैं। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। अब ध्यान दीजिएगा, अभय ने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह बनाने का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे आस पड़ोस के लोग पीड़ित थे। अब देखिएगा, समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली, अभी तो सर्वेक्षण किया है तो कैसे? आंसर हमारा डी हो जाएगा। मदद कहाँ मिली? पहले सर्वेक्षण होगा, उस पर काम होगा, फिर उसके बाद उस पर वर्क करा जाएगा, रिजल्ट होगा। 42, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय आप जानते हो जो 2 या 2 से अधिक लोगों से बनता है। 42 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का, जो हमने कहा सबसे पॉजिटिव आंसर, अवसर, ठीक है ना, सबसे पॉजिटिव आंसर यह है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आंसर हमारा 3 लॉक हो जाएगा। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यही तो एनसीएफ कहता है। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को बाहरी वातावरण से जोड़ दीजिएगा, किताबी भाषा को बाहरी वातावरण से जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है, क्या है, कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो इस क्वेश्चन में आंसर में दिया, क्वेश्चन में ही नहीं जिक्र है। तो पाठ्य पुस्तकों से अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर के जीवन से आप जुड़ जाओगे। अब देखिएगा, लिंक कर दोगे पाठ्य पुस्तक से तो ये तो गलत है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्य चर्चा से बाहर ही चले जाओगे तो मतलब ही बेकार हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए चला जाएगा।
बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है पेडागोजी, बहुत आसान नहीं होती है, लेकिन आप आसान कर दोगे या कर देंगी आप, ये मुझे उम्मीद है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है, यानी संयुक्त परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बच्चा ए मार रहा है, कोई बच्चा बी। तो ये काफी विवादों में जब क्वेश्चन रहा तो बच्चों ने, यानी बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को, आयोग ने भी यहां तक ये मारा, ठीक है ना। लेकिन विवादों में जब फंसा तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सही किया गया, आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, एकल परिवार में अविवाहित बच्चे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं, ठीक है ना। बस कंडीशन ये है, अविवाहित बच्चे होना चाहिए और विस्तारित परिवार जिसमें सभी एक संयुक्त रूप से रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि है, कौन सी गतिविधियां हैं, आपको कमेंट करना है। 45 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों किसके साथ चला जाएगा? उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, उपयोग, ये देखिएगा, ये तीनों पॉजिटिव है, आंसर डी होगा। 46 नंबर, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि वह है। अब यदि वह है तो हम कहेंगे कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत लाना है तो एकीकृत, समावेशी, विषयगत और उपयुक्त सभी। अब देखिएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, तो यदि वह है तो उपयुक्त सभी भी आंसर हो जाता है और समावेशी सबसे बेस्ट आंसर माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हीं को देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। 47 नंबर का जो आंसर है वो तीसरा आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात है। नुकसान क्यों पहुंचा रहा? नेचर की स्थिति है, प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक जीव है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। 48, विद्यालय में मिड डे मील से क्वेश्चन अगर सीटेट में ना आए तो बेकार है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? अभी हम पशु पक्षियों से भी क्वेश्चन करा रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चन भी ला रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहोगे तो सीटेट क्रैक होने से रह जाएगा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यहां पर अगर आंसर की बात करें तो दोस्तों यह कर लेना, जहां ग्रह हो गया वहां यह कर लेना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल सही बात, यहीं पर खत्म कर देना है, खत्म कर देना दोस्तों, बहुत अच्छा है, क्योंकि अवसर है तुरंत खत्म कर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, भाई लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी गई है, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी गई है, और इसमें यह कहा गया है कि बच्चे के ऊपर बोझ नहीं देना है, भार नहीं देना है। इसका मतलब यह है दोस्तों, क्या है? इसका मतलब यह है कि अबोध का भार कम करने की जरूरत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। 50 क्वेश्चन, 50 मार चुके हैं अपन, और 50 एक बार और मारनी है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने, अब बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर ढूंढिए। लड़के लड़कियां अलग सीख सकते हैं, गलत, एक ही में रखना है, अलग नहीं करना। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, गलत। सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के, बिल्कुल सही बात, एक साथ काम करवाइएगा, एक साथ काम करवाइएगा, प्रतिबंधित नहीं करना है। एक साथ काम करोगे तो इससे क्या होगा? इससे दोस्तों क्या हो जाएगा? हम कहेंगे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। बहुत बढ़िया। 51 कह रहा है दोस्तों आपसे कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? अगर वो देखते हैं तो वो रंग कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे याद रख लीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट, आप टीवी नहीं देखते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी आप देखते थे या देखती थी तो हम ये कहते थे दोस्तों, यही आपको याद रखना है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है सफेद और काला। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आपको याद रखना है। फिर से हम 51 से कुछ क्वेश्चन सरल लेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चंस का एक तांडव मचा देंगे अंततम, यानी 100 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों में एक झटके से अगर भैया गर्दन
जो है वो मैना आपको याद रखना है, कौवा नहीं करना है। मैना एकदम झटके से इधर उधर इधर उधर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में ऐसा समूह आपको बताना है। ऐसा समूह बताना है जो समुद्र तट अरब सागर पर है, यानी ऐसा समूह आपको बताना है कि किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित होने की संभावना है। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। तो यहां देखिएगा, यहां अगर आपको अरब सागर की बात करें तो यह कुछ भारत का दक्षिण भारत रहा, ये साउथर्न इंडिया कहा जाता है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है। तो अरब सागर ये रहा। अरब सागर में आपका गुजरात आ जाएगा 100%। और अरब सागर में अगर गुजरात आ जाएगा तो ऑप्शन में उड़ीसा नहीं आएगा, ऑप्शन में आपका पश्चिम बंगाल नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कर्नाटक, केरल, गुजरात इसलिए आ जाएंगे क्योंकि ये दक्षिण सीमा से लगते हुए ऐसे पार्ट हैं, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन। अगर आप किस्से कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हो या पढ़ा रही हैं तो इससे बढ़िया क्या होगा? बच्चा रुचि लेगा, बच्चा रुचि लेगा, बच्चा सक्रिय भागीदारी निभाएगा, सक्रिय भागीदारी निभाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? आपको जवाब देना है। कौन सा संबंध में सच नहीं है? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। बताइए। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बताइए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा यहां पर आंसर कर रहा है, बताइए आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। हाँ, 55 नंबर आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। परिभाषाओं पर बल अगर देगा तो मतलब रटना, और रटना तो कहा नहीं जाता, रटना तो कतई करवाना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 नंबर। निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम से मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, क्या डीजल प्राप्त होता है? तो क्या नहीं प्राप्त होता है? क्या नहीं प्राप्त होता है? नहीं के लिए आपका क्या हो जाएगा? नहीं के लिए आप कोयला की बात करोगे तो कोयला तो भूमि से प्राप्त होता है, जो वर्षों पुराने जो जीवाश्म होते हैं उनसे बनता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चा को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? स्व आकलन मतलब स्वयं के आकलन, और स्वयं के आकलन का मतलब होता है सीखने के समान आकलन, और सीखने के समान आकलन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी भी बहुत जगह मारा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी एनसीईआरटी में दिया गया है। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? अब आकलन करना है, आप एक शिक्षिका हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप पढ़ा रहे हो, आकलन आप कर रहे हो, आप कर रही हैं, तो क्या संकेतक नहीं है? संकेतक अगर नहीं है तो आपको मारना है। आकलन में क्या संकेतक नहीं है? तो मैंने कहा याद करना, आपको रटना और याद करना नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग, ये मैंने अभी इस वीडियो में कराया है, 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे, कोई बात नहीं, एक आगे और रिपीट हो जाएगा। नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत पर लकड़ी के मकान, मजबूत बांस की बात करें तुरंत आप असम मारिएगा। असम यानी असम पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है। बांस के मकान असम में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है ये आपको याद कर लेना है। रेटिंग में आपको अवलोकन मार लेना है दोस्तों। क्या आंसर हमारा डी हो जाएगा? सही बात है, अवलोकन आपको मारना है। 61 नंबर ब्रिलियंट बच्चों के लिए है, आप जवाब दीजिएगा। 61 नंबर का आंसर क्या होगा? आपको लॉक करना है। 61 नंबर में आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों की पाठ्य पुस्तक से परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना। कौन सा नहीं है? परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बताइए। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना तो सही है। बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, अब परिभाषाएं तो नहीं करना है, परिभाषाएं तो मतलब रटना, सही है ना? बहुत बढ़िया, परिभाषाएं तो मतलब रटना, तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चलो।
आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे, कापर और जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे, कापर और टीन का मिश्रण है। आपको बताना है, आपको जवाब देना है कांसे का मिश्रण क्या होता है। ये अगर आप जानते हो तो आप कर लोगे। कांसे का मिश्रण क्या होता है, अगर आपको यह पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लॉक कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों किसके साथ चला जाएगा बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यह तांबे यानी कापर और टिन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 63 नंबर आप देखिएगा। 63 नंबर आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है, कमेंट करना है। नारियल डली हुई, ये भी शायद हमने अभी कराया है। नारियल डली हुई केरल में है, तो आपको याद रखना है केरल यानी टेपियोका। टेपियोका यानी केरल। केरल सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। कैसी होती है? तो मनुष्य जो भोजन करता है, जो अमाशय होता है उसका, तो अमाशय में एक प्रकृति होती है, वो होती है अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। बेटा क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए उत्पादक हैं? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा सीटेट में पूछा जाता है? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, यह गुजरात और तमिलनाडु है, यानी गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हमारे देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा। और हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये संविधान को बनाने में समय कितना लगा था, टाइम कितना लगा था, जरा कमेंट करिएगा। और आपको यह भी बताना है कि संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है ना? भारत का संविधान सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान है। और भारत में अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको नेतृत्व के रूप में एक क्या दी थी, दिशा दी थी। चलिए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां पर अवस्थित है? तो झारखंड अभी मानचित्र शायद नहीं मिल पाएगा यहां पर, कोई बात नहीं है। मानचित्र की अगर मैं बात कर लेता हूं, झारखंड आपको पता है, मैं एक लोकेशन बता देता हूं। जैसे अगर देखा जाए यहां पर, अगर इस तरीके से अगर देख लिया जाए भारत का, अगर मानचित्र में दक्षिण भारत भी बना देता हूं तो बिहार आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो उसी के नीचे आपको जो है झारखंड देखने को मिल जाएगा। और झारखंड के नीचे ध्यान दीजिएगा, झारखंड के अगर नीचे देखोगे तो आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। तो उड़ीसा के उत्तर में जो है क्या है, झारखंड है। तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी बिहार के क्या है, बिहार के दोस्तों दक्षिण में झारखंड है और उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। चलो, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए। ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़े से ऑप्शन को मैंने चेंज किया है। मैंने कहा कि जिसमें लौह तत्व ज्यादा पाए जाते हैं तो गुड़, आंवला, टमाटर होगा या आंवला, पालक, गुड़ होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 68 नंबर, निम्नलिखित में त्योहारों का वह समूह आपको चुनना है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, आपको लॉक करना है। पूर्णिमा को मनाया जाने वाला जन्म दिवस जो है गुरु नानक का है, रक्षाबंधन है और होली है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 69 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। कहता है, ठीक है, कहता है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो ये जो टिन है दोस्तों, ये टिन क्या है तो ये मैं बताता हूं। टिन दोस्तों वो होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में मुद्दों को नहीं रखा गया। किसके? सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और विज्ञान के मुद्दे। क्यों नहीं रखा गया है? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम को भार कम करने के लिए यानी भार कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण का, उसके अध्ययन
के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं? तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, कि इस आयु वर्ग के बच्चे जो है इसको अपने परिवेश के समग्र रूप में देखेंगे, क्योंकि सबसे पॉजिटिव आंसर लगाना है भाई, बच्चे के रूप में हमें देखना है ना कि हमें सीबीएसई को देखना है, ना कि हमें एक अध्यापक को देखना है, ना कि हमें कुछ और को देखना है, समाज को देखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में किसी एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, रेत के टीले कहां पर पाए जाते हैं? रेत के टीले पाए जाते हैं अबू धाबी में। रेत के टीले अबू धाबी में क्यों? क्योंकि एक बड़ा रेगिस्तान का इलाका, एक बृहद रेगिस्तान का इलाका अबू धाबी में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा, जवाब दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 लेते हैं। भारत के मानचित्र की बात करें तो मानचित्र से क्वेश्चन हमने लिए हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, अब देखिएगा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कुछ इस तरीके से। अब गांधीनगर के लिए हम जाएंगे, कहां जाएंगे हम? गांधीनगर के लिए देखिए दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत की अगर मैं देखूं इस तरीके से, अगर हम ले भी लेते हैं तो ये क्या है, यहां से अगर हम दिल्ली के लिए, दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली के लिए अगर हम जाएंगे तो गुजरात के लिए हम जाएंगे, और गुजरात का मतलब है कि हम दक्षिण में आ रहे हैं, और दक्षिण में आ रहे हैं, ठीक है। गांधीनगर हम जाएंगे, पटना फिर हमें जाना है, हमें पटना भी जाना है, तो हम कहीं ना कहीं पहले दक्षिण में जाएंगे, और दक्षिण में जाएंगे तो 2 दिशाओं के रूप में हम कवर करेंगे। अब हम 2 दिशाएं कौन सी कवर करेंगे ये भी तो आपको बताना है। तो पहले हम दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि हम जा रहे हैं गांधीनगर, तो दक्षिण हम पश्चिम जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम दिल्ली से कहां जा रहे हैं? हम फिर दिल्ली से जा रहे हैं दोस्तों, कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बिहार जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिम तो हो जाएगा ये वाला पार्ट, दक्षिण पश्चिम तो हो जाएगा ये वाला पार्ट, और दक्षिण पूरब हो जाएगा ये वाला पार्ट। आंसर हमारा 3 हो जाएगा, 73 का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 74 नंबर। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। उप विषय एक विषय होता है, उसका उप विषय होता है, स्थापित किया गया है, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। यहां पर आंसर क्या होगा? बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए जो सबसे पॉजिटिव हो वही लगाना है, जो सबसे बड़ा सबसे पॉजिटिव हो। थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन को संपादन आसान हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए और वृद्धि करने के लिए सबसे बढ़िया आंसर है कि अंतः संबंधित कर दीजिएगा, जो सबसे पॉजिटिव आंसर है। निम्नलिखित में किसने मटर के पौधों पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए? मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण देखे। कहा गया है कि उसमें जोड़ी पेयर होते हैं, जैसे चिकने और खुरदुरे, लंबे और बौने, पीले तथा हरे, ऐसे पेयर होते हैं। तो ये पेयर जो है ये देखे हैं, ये मेंडल ने देखे, और मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। आंसर 3 हो जाएगा। 76 नंबर, बताइए, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ ये मैं बता देता हूं, ग्रॉगर जॉन मेंडल, हेरिडिटी, आनुवांशिकी के पितामह कहे जाते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? भाई सीखना है तो हम कहेंगे 76 नंबर में, तो हम कहेंगे जो चीज हमें ज्ञात होगी और उसके बाद हमें अज्ञात चीज की तरफ हमें जाना पड़ेगा। भाई हम जाते हैं सर्दियों में कोहरे की तरफ, तो हमारा कोहरा खत्म होता जाता है, क्योंकि अज्ञात चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। तो हमें जो चीजें ज्ञात होंगी तभी तो हम अज्ञात की तरफ जाएंगे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। आप एक एकीकरण ईवीएस की कक्षा में कैसे योजना बनाएंगे? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में या दो से अधिक क्षेत्रों को मिला देंगे, अलग अलग योजनाओं से जो विषय हैं सबको अलग कर देंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग अध्यापकों पर का प्रबंध करेंगे। अब देखो अलग तो नहीं करना है, मिला सकते हो, अलग नहीं करना है, ठीक है ना, अलग नहीं करना है, आप मिला सकते हो, तो मिलाना जरूरी है, अलग नहीं करना है। 78, एक कक्षा इतने इतने शिक्षक के क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने को डालने को कहती है और उसको चींटियों का आने का इंतजार करने को कहती है, कि भैया दाने डालिएगा और चींटियां आएंगी, इंतजार करिए। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पर करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है, सबके लिए प्रेरित करती है, यानी सभी में प्रेरित है। अब सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है। अनुभव साझा करना है तो तुरंत करिएगा,
अनुभव साझा होगा, अवलोकन होगा, चर्चा करने का मौका मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो मैं ये कहूंगा कि रचनात्मक आकलन का साधन अगर नहीं है तो 79 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण को नहीं रखना है। अगला, निम्नलिखित में किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में क्या है, बच्चों के आकलन में थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट किया है, हमारे टाइपराइटर ने मिसप्रिंट किया है। बताओ क्या हो सकता है, बताओ बताओ। अच्छा, आकलन में नहीं करना चाहिए, आकलन में क्या नहीं करना चाहिए? आकलन के संकेतकों का उपयोग करना हो सकता है, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन हो सकता है। कक्षा में अगर देखा जाए, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए कि आज हमने क्या सीखा, चर्चा करें। यहां पर आंसर तीसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही उत्तर और गलत उत्तर में नहीं कर सकते हो, जिसका गलत होगा वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा। अगला, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का आपको अर्थ बताना है। 81 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वैकल्पिक ढांचे का मतलब क्या होगा, बताओ। 4 ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार हैं, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। 81 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 के साथ। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वैकल्पिक ढांचा यही कहलाता है भाई, एक विकल्प। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, नीचे दिया गया एक सूची का विवरण है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली में कौन एक दूसरे से भिन्न है? घड़ियाल, कछुआ, मछली एक साथ में है, कौवा भी है। आपको बताना है घड़ियाल, कछुआ, मछली, कौवा में 4 में से अगर देखा जाए तो डी ही एक अलग है, क्योंकि इन तीनों को अगर आप देखोगे तो ये रह सकते हैं पानी में, कौवा नहीं रहेगा। 83 देखिएगा, निम्नलिखित में क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसको छात्रों के प्रति जो है निगरानी करवाने के लिए यह मदद करेगा। बताइए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? भैया देखिएगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये गलत है, यही बहुत गलत है। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि आकलन में कोई ऐसे प्रावधान की बात नहीं कही गई है। रेगिस्तानी ओक के पेड़ की बात अगर हो जाए तो सीटेट में अगर ना आए तो फिर बेकार है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 85 नंबर का आंसर क्या होगा? स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में अपनी कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको लॉक करना है। 85 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपको जवाब देना है। 85 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, लॉक करना है। देखिएगा, शिक्षार्थी को कार्य संबंधित लैंगिक विषमता, अब लैंगिक विषमता का मतलब समझते हो, लड़के और लड़कियां अलग अलग आपको अगर कहा जा रहा है समाज में, है ना, लड़के को अलग तरजीह दी जा रही, लड़की को अलग दी जा रही है। अब देखिएगा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के कार्यों का फ्लैश कार्ड दिखाएं। केवल लड़के, गलत, इन तीनों को गलत करेंगे। छात्र यानी एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, बिल्कुल सही बात है। इससे रूढ़िवादिता और लैंगिक विषमता को खत्म किया जा सकता है। संवेदनशील, है ना, याद रखिए। उच्च ज्वर, तेज बुखार, अगर इससे क्वेश्चन ना आए तो फिर बेकार ही है। यानी मच्छर और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से क्वेश्चन ना आए, चील गिद्ध से क्वेश्चन ना आए, नेफेंथिस से क्वेश्चन ना आए, ओक पेड़ से क्वेश्चन ना आए, पक्षियों से क्वेश्चन ना आए, तो फिर क्या मतलब है सीटेट का? तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मलेरिया हो जाएगा। क्या बेटा बताइए? बिल्कुल सही बात है। सिनकोना की बात करें तो सिनकोना जो है पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल से उपचार किया जाता है। मलेरिया एक प्रोटोजोअन रोग है, तो किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। क्या बताइए? प्रोटोजोआ से फैलता है। और डेंगू फैलता है वायरस से फैलता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए, रोनाल्ड रास ने इसकी खोज करी थी। रोनाल्ड रास उत्तराखंड से जन्मे हुए हैं। अगला,
ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ईवीएस में मानचित्रण कौशल की बात हो रही है। स्थानों की स्थिति सापेक्ष को समझ की विकसित करता है। लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करता है। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। 87 नंबर का जो आंसर क्या होगा? 87 नंबर का जो आंसर होगा स्थानों के सापेक्ष। स्थानों के सापेक्ष का मतलब है ऑप्शन नंबर 1। अगला, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। 10 बार यही पूछा गया है तो यही आ जाएगा, थोड़ा बदल भी जाएगा, कुछ शिफ्टों में तो यही मिलेगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जवाब दीजिएगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक अगर मार रहे हो तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा? बार बार कर रहा है, उर्वरक को बार बार यहां पर डाल रहा है। बताइए, उर्वरक को बार बार डाल रहा है। हाँ, और ज्यादा उर्वरक से क्या हो जाएगा? केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनाएगा, गलत। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा। जुताई और बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, गलत। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। कोई किसान उर्वरक को बार बार अधिक के रूप में प्रयोग कर रहा है तो भैया सिंपल सी बात है, पीड़कनाशी उर्वरक आपकी मृदा को खत्म करेंगे, उपजाऊपन, फर्टाइल, बिल्कुल एकदम से बंजर बना देंगी। निम्नलिखित में कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? बताइए, 6 थीमों में 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। हाँ जी, बताओ कौन से 4 ऐसे ऑप्शंस होंगे? कौन से 4 मतलब ऐसे वो होंगे, यहां पर समूह होंगे। जैसे यहां पर 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा पौधे, जानवर, परिवार, भोजन और पदार्थ। क्लियर है? ये याद रखिएगा। लास्ट के 10 प्रश्न आपके 2011 से अब तक के 100 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं जो आप कह नहीं सकते कि हां सर कराया नहीं आपने। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। आपको जवाब देना है, बताइए। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, इससे बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 और कक्षा 4 या उसके आगे हम अगर 5 की बात कर लें, उसके आगे हम और की बात कर लें, प्राइमरी लेवल की बात हो सकती है, 1 से 5 तक की बात हो सकती है, क्योंकि 1 से और 2 की बात करें तो उसमें पर्यावरण है नहीं। संकलित करता है, और अगर संकलित करता है तो पॉजिटिव आंसर होगा, और पॉजिटिव आंसर होगा तो 4 नंबर को हम लेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में पर्यावरण शिक्षा भी आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन भी आ जाएगा, विज्ञान भी आ जाएगा, अलग अलग लेंगे नहीं, चारों आ जाएंगे। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्या सही है, क्या जवाब देना है? 4 नंबर को आपको बताना है, 93 को क्या बताना है, यानी 4 नंबर को बताना है। और 4 नंबर में क्या है? क्लास 1 क्लास 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन वहां पर है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं दोस्तों, है ना, बाहरी वातावरण से बनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, 94 नंबर भी हमने किया है, लेकिन बस क्वेश्चन के विकल्पों को बदल दिया गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों में उप प्रकरण है? उप प्रकरण है तो उप प्रकरण में देखा गया है तो क्वेश्चन भी बदल गया, आंसर भी बदल गया, जानवर हो जाएगा उप प्रकरण। प्रकरण में हमने देखा था हम चीजें कैसे बनाते हैं। आइए 95 करते हैं। 95 देखिएगा, 95 क्या है? निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? जवाब दीजिएगा, वांछनीय गतिविधि है, आपको लॉक करना है। और वांछनीय गतिविधि है क्या? पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। पर्यावरण अध्ययन में 6 प्रकरण हैं जो आपको मैंने बताए हैं, 4 तो बताए हैं ना, 4 तो सुझाए गए हैं। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना गलत बात है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, क्या ये होगा? बताइएगा। बिल्कुल होगा। अब क्योंकि यहां पर देखिएगा क्या है, अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को, अवधारणाएं जरूरी हैं कि बहुसांस्कृतिक क्षेत्र जरूरी हैं, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। अगला 96 बड़े क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने कहा था, आपसे वादा किया था। अंत तक किसने वीडियो देखी है एक बार कमेंट करें, अंत तक किसने वीडियो देखी है? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। वाणी का मतलब है एक शिक्षिका है।
जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। इंद्रियां का मतलब 5 इंद्रियां। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त में से ठीक होगा? उपरोक्त में से आपको ठीक बताना है, आपको जवाब देना है कि आंसर क्या होगा। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, या उचित ईवीएस साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष उपयोग करना। तो आंसर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गतिविधि में अगर आपको जोड़ना है, जिज्ञासा बढ़ानी है, सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग अगर आप करोगे तो समूह चर्चा हो सकता था, लेकिन उससे बेस्ट आंसर है कि नज़दीक में अगर आप क्षेत्र भ्रमण आप करवा देते हो तो बच्चे सुनेंगे, देखेंगे, स्पर्श करेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे। यही इंद्रियां हैं। अगला, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? आपको जवाब देना है, लॉक करना है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको जवाब देना है। 97 का नंबर आंसर हो जाएगा 3, यानी यह शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 98, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्योंकि वे कक्षा की एकसरता को विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, इसका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। वे शिक्षार्थियों को पैटर्न खोजना एक बड़ा आंसर है, एक पॉजिटिव आंसर है। क्रिएटिव समझ को बढ़ावा देगा। ये मैंने क्वेश्चन कराया है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मैंने इसलिए रखा है 99, क्योंकि इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। और 100 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्योंकि मधुमक्खियों से अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर बेकार है। 100 क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के लिए विषम में सही नहीं है? छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। आंसर हमारा 3 चला जाएगा। नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये किसने कहा? नर मक्खियां नहीं होती हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, मादा, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जितने भी बच्चे थे, ये बताइएगा वीडियो को अंत तक किसने देखा, और ये भी ईमानदारी से बताना कि आपका शहर कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, आप किस जिले से हैं, ये जरूर बताइएगा। हर बहन हर भाई के सपनों को साकार करने के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूं और मैं इसको पूरा करके रहूंगा। ये वीडियो अपने 5 मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने यार दोस्तों में, सभी में हर बहन हर भाई शेयर करेगा, क्योंकि अंतिम अलग जलानी है, घर में रोशनी लानी है एक सिलेक्शन से, तो लोगों का भला होना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI, एक स्पेस WORD नहीं है, WORLD है, PDF के लिए, फॉर PDF। नीचे लिंक भी दे दी है हमने डिस्क्रिप्शन में। आप सभी को बहुत सारा प्यार। आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन एक धार कराने थे, कतई बिना रुके कराने थे। 100 क्वेश्चन 1 घंटे में। जय हिंद, वंदे मातरम।